कभी सोचा है कि भारत का गोल्डन एज या स्वर्ण युग कैसा रहा होगा? एक ऐसा दौर जब आर्ट, साइंस और लिटरेचर में भारत दुनिया में सबसे आगे था। तो चलिए आज समय में पीछे चलते हैं और उस गुप्त साम्राज्य की कहानी सुनते हैं जिसने इंडिया के इतिहास को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। देखिए, मौर्यन एम्पायर के खत्म होने के बाद इंडिया पूरी तरह से बिखर चुका था। एक पावर वैक्यूम सा बन गया था। हर तरफ छोटे छोटे राज्य थे जो आपस में ही लड़ रहे थे। शुंगा, सातवाहना, इंडो ग्रीक्स, कोशांस, मतलब एक पॉलिटिकल क्योस था। और इसी क्योस के बीच से एक नई पावर उभरती है जिसका मकसद था इंडिया को फिर से एक करना। ये थे गुप्त वंश। हाँ, गुप्त वंश की शुरुआत तो श्रीगुप्ता ने की थी, लेकिन इस एम्पायर की कहानी के असली हीरो या कह सकते हैं कि रियल फाउंडर उनके पोते चंद्रगुप्त प्रथम थे। उन्हीं ने इस विशाल साम्राज्य की नींव रखी थी। तो कहानी की शुरुआत उन्हीं से करते हैं। चंद्रगुप्त प्रथम ने खुद को एक टाइटल दिया, महाराजाधिराजा, मतलब राजाओं का महान राजा। अब सोच के देखिए, ये सिर्फ एक टाइटल नहीं था, यह एक स्टेटमेंट था, एक क्लियर मैसेज था बाकी सभी राजाओं को कि गुप्तवंश अब कोई छोटा मोटा राज्य नहीं बल्कि एक नया सुपर पावर बनने आ गया है। और उनके पास एक सॉलिड प्लान भी था। उन्होंने दो चीजें की। एक तरफ उन्होंने उस वक्त के पावरफुल लिच्छवी क्लैन की राजकुमारी कुमारा देवी से शादी कर ली, जिससे उन्हें जबरदस्त पॉलिटिकल पावर मिली। और दूसरी तरफ मिलिट्री पावर का इस्तेमाल करके उन्होंने गंगा के उपजाऊ मैदानों पर कब्जा कर लिया। उनका राज्याभिषेक जो 319 एडी के आसपास हुआ, वो सिर्फ एक राजा की शुरुआत नहीं थी बल्कि एक नए युग की शुरुआत थी, द गुप्ता एरा। तो नींव रखी चंद्रगुप्त प्रथम ने, लेकिन इस नींव पर एक विशाल इमारत खड़ी की उनके बेटे समुद्रगुप्त ने। वो एक ऐसे योद्धा थे, एक ऐसे विजेता जैसा इंडिया ने पहले शायद ही कभी देखा था। समुद्रगुप्त के मिलिट्री कैंपेन्स तो लेजेंड बन गए थे। उन्होंने नॉर्थ से लेकर दूर साउथ तक पूरे सब कॉन्टिनेंट में अपनी जीत का परचम लहराया। एक के बाद एक जीत, इतनी जबरदस्त जीतें कि इतिहासकारों ने उन्हें भारत का नेपोलियन का खिताब दे दिया। लेकिन सवाल यह है कि हमें उनकी इन जीतों के बारे में इतना सब कुछ पता कैसे चला? इसका जवाब पत्थर पर लिखा है। इलाहाबाद में अशोका के एक पुराने स्तंभ पर एक लेख खुदा हुआ है जिसे कहते हैं प्रयाग प्रशस्ति। ये उनके दरबारी कवि हरिसेना ने लिखा था और इसमें समुद्रगुप्त की जीतों की पूरी लिस्ट है। मतलब ये एक तरह से उस जमाने का शाही पीआर भी था और आज हमारे लिए हिस्ट्री का एक अनमोल खजाना भी। और ये प्रशस्ति बताती है कि उनका प्लान कितना सिस्टमैटिक था। फेज 1, उन्होंने आर्यवर्ता यानी नॉर्थ इंडिया के दिल में अपने राइवल्स को हराया। फेज 2, उन्होंने एक डेयरिंग कैंपेन चलाया साउथ इंडिया की तरफ और वहां के 12 राजाओं को हराया। लेकिन वो रुके नहीं। फेज 3 में वो वापस नॉर्थ आए और जो बचे कुचे राजा थे उन्हें भी हराकर पूरे नॉर्थ इंडिया पर अपना कंट्रोल स्थापित कर लिया, एकदम थरो। समुद्रगुप्त ने एम्पायर को फैलाया, आगे बढ़ाया, लेकिन उनके बेटे चंद्रगुप्त द्वितीय के टाइम में गुप्त साम्राज्य अपनी शक्ति, अपनी समृद्धि, मतलब हर चीज में अपने एब्सोल्यूट पीक पर पहुंच गया। पर उनके राजा बनने की कहानी बिल्कुल फिल्मी है। कहा जाता है कि उनसे पहले उनके बड़े भाई रामगुप्ता राजा बने, जो काफी कमजोर थे। जब एक शाका हमलावर ने उनकी पत्नी ध्रुवा देवी को मांगा तो रामगुप्ता तैयार हो गए, लेकिन उनके छोटे भाई चंद्रगुप्त द्वितीय ने ये अपमान सहने से मना कर दिया। उन्होंने भेष बदला, उस शाका राजा को मारा और फिर अपने ही भाई को सिंहासन से हटाकर ध्रुवा देवी से शादी की और खुद सम्राट बन गए। चंद्रगुप्त सेकंड सिर्फ एक योद्धा नहीं थे बल्कि एक मास्टर डिप्लोमैट थे। उन्होंने शतरंज की बाजी की तरह अपने सबसे बड़े दुश्मन शाकाकश को घेरा। पहले नागा परिवार में शादी की, फिर अपनी बेटी की शादी वकातका परिवार में की। जब शाकस चारों तरफ से घिर गए, बिल्कुल अकेले पड़ गए, तब उन्होंने आखिरी हमला किया, चेकमेट। और ये कोई मामूली जीत नहीं थी। इस जीत ने गुप्तास को गुजरात और मालवा के बंदरगाहों तक पहुंच दे दी, जिससे यूरोपियन ट्रेड के दरवाजे खुल गए। ये एक इकोनॉमिक गेम चेंजर था। इस जीत के बाद उन्होंने शकारी यानी शकों का नाश करने वाला का टाइटल लिया और साथ ही एक और फेमस टाइटल अपनाया, विक्रमादित्य। लेकिन जैसा कि इतिहास का नियम है, हर चीज जो ऊपर जाती है वो नीचे जरूर आती है। गुप्त साम्राज्य के लिए भी अंत की शुरुआत हो चुकी थी। चंद्रगुप्त के बाद आए उनके बेटे कुमारागुप्त। उनका शासन काफी लंबा और शांतिपूर्ण रहा। ये पोफान से पहले की शांति थी। उन्होंने नालंदा यूनिवर्सिटी जैसी महान संस्था बनाई,
लेकिन उनके शासन के आखिरी सालों में नॉर्थ वेस्ट से एक नया और बहुत ही भयानक खतरा मंडराने लगा था। कहानी में एक नए विलन की एंट्री होती है, हुना। सेंट्रल एशिया से आए ये बार योद्धा थे। 455 एडी के आसपास उन्होंने इंडिया पर हमला करना शुरू किया और उनके रास्ते में सिर्फ बर्बादी और तबाही थी। इस खतरे का सामना करने के लिए आगे आए स्कंदगुप्त, आखिरी महान गुप्त सम्राट। उन्होंने हुनों के खिलाफ एक भयंकर जंग लड़ी और शुरुआत में उन्होंने वो कर दिखाया जो नामुमकिन लग रहा था। उन्होंने हुनों को हरा दिया। लेकिन ये जीत बहुत महंगी साबित हुई। हुनों के साथ लगातार लड़ाइयों ने साम्राज्य को अंदर से खोखला कर दिया, मिलिट्री भी और इकोनॉमी भी। स्कंदगुप्त के बाद आने वाले राजा काफी कमजोर निकले। धीरे धीरे स्थानीय गवर्नर्स आजाद होने लगे और एम्पायर टूटने लगा। 540 एडी तक आते आते वो महान गुप्त साम्राज्य सिर्फ इतिहास के पन्नों में सिमट के रह गया। तो गुप्त राजाओं का शासन तो खत्म हो गया, पर उनकी विरासत, उनका लेगेसी आज भी जिंदा है। चलिए अब देखते हैं कि उन्होंने इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन और सोसाइटी पर क्या असर छोड़ा। उन्होंने एक कमाल का एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम बनाया था। एम्पायर को प्रांतों, जिलों और गांवों में बांटा गया था। ये सिस्टम मौर्यंस की तरह सुपर सेंट्रलाइज नहीं था, बल्कि इसमें लोकल लेवल पर थोड़ी आज़ादी थी। और इस पूरे सिस्टम को चलाने के लिए एक एलीट कैडरे था, कुमार अमात्या, जिन्हें हम आज के IAS ऑफिसर्स जैसा समझ सकते हैं। लेकिन हर कहानी के दो पहलू होते हैं। चाइनीज यात्री फाहीन बताते हैं कि देश में शांति थी, क्राइम कम था, लोग आज़ाद थे। लेकिन इस सुनहरी पर्दे के पीछे कुछ अंधेरे सच भी थे। जाति व्यवस्था बहुत कठोर हो गई थी। छुआछूत या अनटचेबिलिटी की बुरी प्रथा शुरू हुई। औरतों की स्थिति में भी गिरावट आई। और दुख की बात यह है कि सती प्रथा का पहला रिकॉर्ड भी इसी दौर से मिलता है। तो ये हमें एक जरूरी सवाल पर लाता है कि क्या गुप्तकाल को सच में एक गोल्डन एज कहना ठीक है? एक तरफ कमाल की आर्टिस्टिक और साइंटिफिक अचीवमेंट्स थीं, तो दूसरी तरफ गंभीर सामाजिक बुराइयां। ये एक कॉम्प्लेक्स लेगेसी है जिस पर सोचना बहुत जरूरी है। तो आज हमने गुप्त साम्राज्य के उत्थान और पतन की पॉलिटिकल कहानी समझी, लेकिन ये तो सिर्फ आधा हिस्सा है। असली गोल्डन एज वाली बात तो अब आएगी। अगले पार्ट में हम बात करेंगे गुप्त काल की इकोनॉमी, उसके आश्चर्यजनक कला और उन वैज्ञानिक खोजों की जिन्होंने दुनिया को हिला दिया। उसे बिल्कुल मिस मत करिएगा। इसके लिए जुड़े रहिए और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।